आप लोग ने अतुल सुभाष का केस तो सुना ही होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, तो चलो आज पता करते हैं। तो यह SRP की वीडियो है। हेलो गाइस, माय नेम इज SRP एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। 9 दिसंबर की सुबह बेंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। खबर ये थी कि एक इंसान ने अपनी जान ले ली थी। जब पुलिस लोकेशन पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक आदमी की बॉडी लटकी हुई थी और बॉडी के छाती पर एक A4 साइज के पेपर पर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था, जस्टिस इज ड्यू। ये इंसान अपने पीछे छोड़ गया था 90 मिनट का एक वीडियो और 24 पेजेस का लेटर। आखिर कौन था ये इंसान और क्या मजबूरी रही होगी उसकी जो उससे ऐसा कदम उठाना पड़ा था, और उसने इतना डिटेल्ड जवाब क्यों दिया था लोगों को। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड अतुल सुभाष। बीवी का कुछ तो था, मतलब सुना है ऐसा। अतुल सुभाष बिहार का रहने वाला था। उसके परिवार का वो सबसे बड़ा बेटा था। अतुल के माता पिता यानी अंजू और पवन मोदी, इन्होंने बड़ी मुश्किलों से अतुल को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था। अतुल एक बेंगलोर की बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग में काम कर रहा था एंड ही स्पेशलाइज्ड इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई विकास की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाता था। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा सही थी एज अ कोवर्कर, एज अ सन। पर उसकी लाइफ में बस एक ही चीज़ की कमी थी और वो थी एक लाइफ पार्टनर की। तो इसी चीज़ के लिए उसने शादी.com पर एक प्रोफाइल बनाई थी अपने लिए, एंड उसकी लाइफ का जो मिसिंग पार्ट था वो भी उसे बहुत ज़्यादा जल्दी मिलने वाला था थ्रू दिस वेबसाइट। क्योंकि 2018 में अतुल की मुलाकात हुई निकिता सिंघानिया से, जो कि जौनपुर यूपी की रहने वाली थी। अतुल जब पहली बारी निकिता से इंटरैक्ट करने लगा था, जब पहली बारी वो निकिता से बात करने लगा था, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई लगती थी क्योंकि निकिता बहुत ही ज़्यादा कम बोला करती थी। तो अतुल को लगता था कि निकिता बहुत ज़्यादा कम बोला करती है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना बोला करती है, बहुत सोच समझ कर बोलती है। सो दैट मीन्स कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा समझदार होगी। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी, फोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफ़ी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना। तो ये बहुत सही काम किया, काफ़ी बातें करने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विजडम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है तो शी इज वाइज। बट सच्चाई ये है कि जो मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियाँ, माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अच्छा। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लड़की ज्यादा बोलेगी तो सच पता चल जाएगा शादी के पहले। तो धीरे धीरे करके उनकी बातचीत बढ़ने लगी थी। अतुल ये एक्चुअली ना किसी भी रिश्ते में होता है, पता है, मतलब कम बोलते हैं ना, एक होता है जिसमें कुछ कमी, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही, इंट्रोवर्ट एक अलग चीज़ है, बट होता है ऐसा कि लोग बच के रहते हैं कि भाई ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, बात ना करें। सच खुलता है, जितना ज़्यादा मिलते हैं, बात करते हैं ना, उससे और पता चलता है सामने वाले के बारे में। पसंद आ गई थी और जनवरी 2019 में इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था। एंड शादी करने के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। निकिता अभी भी शादी करने के बाद भी थोड़ा कम बातें किया करती थी, लेकिन अतुल को इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सब कुछ उनकी लाइफ में, जब वो दोनों बातें करते या फिर इंटरैक्ट करते, सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक ही चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था उन्हें बातें करते हुए या फिर फ़ोन पे बातें करते हुए, और निकिता अभी भी कम ही बातें करा करती थी उससे, अतुल से, लेकिन उससे इस चीज़ से कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। एंड अतुल कुड नॉट वेट टू मैरी निकिता एंड स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ, और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं था। अप्रैल 2019 में ही निकिता और अतुल की शादी हो गई थी, क्योंकि निकिता के पापा की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इसीलिए निकिता के परिवार वालों ने निकिता की जल्द शादी करा दी थी ताकि उसके पापा जीते जी अपनी बेटी को विदा होते हुए देख सकें। दोनों परिवार और अतुल बहुत खुश थे। अतुल ने हनीमून के लिए मॉरिशस जाने का प्लान बनाया था। वो बहुत एक्साइटेड था मॉरिशस में नई मेमोरीज बनाने के लिए। लेकिन जब अतुल अपने हनीमून पर पहुंचा निकिता के साथ, तो उससे निकिता थोड़ी सी, अपनी ही बीवी उसे थोड़ी सी डिस्टेंट लगी थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि ना तो वो अतुल से ढंग से बात करा करती थी शादी के बाद भी, और ना ही वो कभी अतुल के साथ कहीं बाहर घूमने जाया करती थी। तो अतुल वाज वरिड कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो बार बार वो पूछता रहा निकिता से कि क्या हो गया है, मैंने कुछ करा है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है। लेकिन जब निकिता ने उसे रीज़न बताया कि वाई शी इज़ लाइक दिस, तो ये चीज़ें सुनकर अतुल का दिल टूट गया था। एक्चुअली निकिता इतनी ज़्यादा डिस्टेंट इसलिए थी क्योंकि निकिता को कभी अतुल से शादी करनी ही नहीं थी। वो तो उसके घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा था और उसके पापा की तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए अपने घर वालों की वजह से उसने अतुल को, एंड ऑल्सो अतुल वॉज अ वेरी सूटेबल कैंडिडेट फॉर हिम, फॉर हर, आई मीन। हाँ, ऑफ कोर्स,
मतलब पैसे वैसे कमा रहा है, वो पता चला, वो मुझे लगा ही था कि कहीं पैसे वगैरह के वजह जॉब से करता था, शादी अच्छे की है। खासा बैकग्राउंड था, अच्छा आदमी था, तो इसीलिए निकिता ने अतुल से शादी करी थी। एंड दिस वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर अतुल। और इस बात को लेके उन दोनों के बीच में, अतुल और निकिता के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। लेकिन अतुल ने सोचा कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। उसने ये चीज़ सोची कि मे बी अगर मैं ट्राई करता रहूँ, निकिता को दिखाता रहूँ कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता हूँ, तो मे बी शी विल कम बैक अराउंड और उसे भी मेरे होता है ना कि अरेंज मैरिज में लोगों की पहले से लव नहीं होता है दोनों के बीच में, बट धीरे धीरे ट्राई करते हैं कि भाई पसंद आए करके प्यार की बट एक्सेप्टेंस, मेरे प्यार की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जब वो दोनों मॉरिशस से वापस बैंगलोर आए तो अतुल ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने स्टार्ट कर दिए थे जस्ट टू मेक हर फील कंफर्टेबल। वो हर रोज 13 किलोमीटर अपनी बाइक पर ट्रैवल करता निकिता को उसके ऑफिस ड्रॉप करने के लिए और फिर वापस पिक करने के लिए भी, वो भी बैंगलोर के ट्रैफिक में। वाह। एंड मैं भी बैंगलोर में रहा हूँ 3 साल, सो आई वेरी वेल नो कि बैंगलोर का ट्रैफिक कैसा होता है। तो पहले तो अपनी बीवी को उसके ऑफिस छोड़ना, फिर वापस अपने ऑफिस जाना, फिर शाम को उसे वापस लेने आना, दिस इज जस्ट टू मच। बट थैंकफुली अतुल के जो भी एफर्ट्स थे course. और भी चीज़ों के, सिर्फ छोड़ने आने ले जाने के लिए नहीं था वो, ही वाज नॉट अ ड्राइवर फॉर हर, बट या अतुल के जो भी एफर्ट्स थे वो निकिता को फाइनली दिख रहे थे। और निकिता भी अब थोड़ा थोड़ा अतुल को पसंद करने लगी थी। एंड जल्द ही वो दोनों क्लोज आ गए अच्छा एंड निकिता गॉट प्रेग्नेंट। ओके लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जब ये सब कुछ हो रहा था, जब अतुल पूरे एफर्ट्स डाल रहा था निकिता पर, तब निकिता की नौकरी चली गई थी बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन रीजंस। तो डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से निकिता को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। अब निकिता घर पर ही रहती थी और अपना टाइम पास करने के लिए वो या तो अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर लेती थी या फिर वो पूरा दिन कोरियन ड्रामा देखा करती थी। इस टाइम पर अतुल निकिता का बहुत ध्यान रखता था। वो उसे रेगुलर डॉक्टर चेकअप्स के लिए ले जाता था और वो उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आता था। घर पर एक मेड और कुक थी ताकि निकिता को तकलीफ ना हो। And this was all मतलब because बंदे ने निकिता की पूरी मेहनत की है उन्होंने, इस जिनकी समय बात पर हो रही है। तबीयत थोड़ी सी खराब थी। उसने निकिता का ध्यान रखने के लिए अपनी मम्मी को दिसंबर में बैंगलोर बुला लिया था। वो बस ये चाहता था कि उसकी बीवी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और 2021 में निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम व्योम रखा गया था। तो अपने बच्चे के आने के बाद, व्योम के आने के बाद, अतुल को लगा कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन ही वॉज वेरी रॉन्ग। बेटे के पैदा होने के बाद निकिता का बिहेवियर और भी ज़्यादा चेंज हो गया था फॉर द वर्स। और उसने अतुल को ये कहा कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मेनली जो रीजंस मैंने इंटरनेट पे सुना है उसमें ये था कि निकिता उस टाइम पे वीक थी, विच इज़ ट्रू, वो वीक होते हैं लाइक बच्चा पैदा होने के बाद। एंड द सेकंड रीजन वाज शी वाज मोस्टली जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। एंड उसी वक्त इंडिया में फर्स्ट लॉक शी वाज नॉट इंटरेस्टेड कि वो बेटे को पाल सके, बट शी वाज इंटरेस्टेड टू गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल्सो शी वॉज इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड। उसको बंदे में इंटरेस्ट नहीं था बट फिर भी उसने मैरी किया, उससे शादी की। बच्चे में इंटरेस्ट नहीं था फिर भी बच्चा किया। लॉकडाउन लगा था और जैसे कि आपको पता होगा बैंगलोर में कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा हाई थे उस समय। तो उस समय ना कोई मेड्स मिल रही थी और ना कोई शॉप्स खुली थी। लेकिन निकिता को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए अतुल ने कोई जुगाड़ करके एक लेडी को एज अ हाउस हेल्प रख लिया था। अब निकिता पूरे दिन सिर्फ आराम करती थी और अपनी मॉम से फ़ोन पर बातें करा करती थी। और अतुल ना सिर्फ ऑफिस का काम करता था बट इवन घर का काम करता था वो, और वो बच्चे को भी संभालता था। नाउ इस पॉइंट पे क्या हो रहा था कि निकिता को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग वाली फीलिंग आती थी, शी वाज नॉट डूइंग एनीथिंग और उसकी लाइफ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, जॉब नहीं थी उसके पास। तो अतुल को लगा कि शायद से अगर निकिता वापस काम पे जाए, थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो, वो वापस काम करे तो शायद शी विल फील बेटर। तो इसीलिए उसने निकिता को प्रोग्रामिंग सिखाई, उसका रेज्यूमे बनाया, उसके लिए उसने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज़ के लिए उसने अप्लाई भी करा था और फाइनली उसने निकिता को एक जॉब भी दिलाई थी। लेकिन जॉब लगने के बाद और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी निकिता की साइड से, क्योंकि जॉब लगने के बाद वो अतुल से ये बोलने लगी थी कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, और भी ज़्यादा पैसे चाहिए। लाइक वो पहले भी उससे अतुल से पैसे मांगा करती थी लेकिन अब इस पॉइंट पे उसे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे बिकॉज उसे पैसे अपने बिजनेस में लगाने थे। एंड ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी जो निकिता और उसके घर वाले अतुल से मांग रहे थे। पहले उन्होंने 3 लाख मांगे, फिर 9 लाख और फिर 4 लाख। ये रकम बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी इवन टू गिव टू हिज वाइफ, पर बड़ा सोच विचार करने के बाद अतुल को मतलब इससे यही पता चल रहा है कि मतलब जितना भी रिश्ता था इन दोनों का, मतलब निकिता की तरफ से जो भी था, सिर्फ पैसों के वजह से था।
पैसों के लिए कि हाँ भाई अच्छा है, इसका सब कुछ सही है, वेल सेटल्ड है और ये सब चीज़ें इस वजह से, एंड अब पैसे मांग रहे हैं। मतलब यहाँ उल्टा चल रहा है भाई, ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं। पैसे देने ही पड़े थे। एंड दिस वॉज ऑल गोइंग ऑन वाइल द फर्स्ट लॉकडाउन वॉज हैपनिंग। और फिर हुआ सेकेंड लॉकडाउन, जिसके दौरान निकिता, अतुल की बीवी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से निकिता की माँ निशा उनके साथ रहने बेंगलोर आ गई थी। एंड दैट, जब निशा जी उनके साथ रहने आई वहाँ पे, दैट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू अतुल। वही ना, आई थिंक हर कुछ रोज बोलती होंगी निशा, जो कि उसकी अगेन मम्मी। निकिता की माँ है, सो निशा अतुल से 50 लाख देने की मांग करती थी, क्योंकि एलिजिडली उनके परिवार को जौनपुर के सेंट्रल एरिया में एक अच्छा घर लेना था। लेकिन मतलब ऐसा पता है, ऐसा फील आ रहा है ना कि इन्होंने इससे जो शादी करा दी बेटी से, मतलब पूरे परिवार का ही ठेका ले रखा है। मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए। देखो, एक हेल्प होना एक अलग चीज़ होती है, अब प्रेशर डालना दैट यू हैव टू डू समथिंग, अगर उनकी इच्छा है तो वो ही क्यों पूरी करे, समझ रहे हो। फिर तो उसके भाई बहन भी है, वो भी चढ़ जाएंगे कि भाई तुम ही जीजा जी तुम ही दो। अजीब है। उसने शादी तो बंदी से की है ना, तो बंदी की सारी चीज़ें वो पूरी करेगा। उसकी भी फैमिली के थोड़ी ऐसा कुछ बोल के शादी की है। मतलब लिटरली बहुत अजीब है ये। मना कर दिया था, क्योंकि उसने पहले से ही निकिता और निकिता के परिवार वालों को 16 लाख रुपए दे रखे थे। इस बारे में उनके बीच में हर रोज लड़ाइयाँ होती थी। एंड allegedly on 17th May 2021 निकिता अपना सारा सामान बांधकर और व्योम को भी अपने साथ लेकर घर छोड़कर चली गई थी। अब वो दिल्ली में एसेंश्योर नाम की एक कंपनी में काम कर रही थी और अपने बेटे के साथ वहीं रहती थी। उसका परिवार जौनपुर में रहता था। मीनवाइल अतुल बेंगलोर में वापस एक बार एकदम अकेला हो गया था। कट टू 2024। अतुल की जिंदगी ही उलट पुलट हो गई थी। उसके ऊपर 9 केसेस थे, इंक्लूडिंग दहेज, डोमेस्टिक, अननेचुरल सेक्स एंड डिवोर्स। इनमें से कुछ केस सिर्फ अतुल पर नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी थे, क्योंकि अपेरेंटली वो लोग निकिता से दहेज मांग रहे थे और उसके साथ मारपीट भी कर चुके थे। अतुल को अपने बेटे को देखे महीनों हो गए थे, इतने कि अब उसे अपने बेटे की शक्ल तक याद नहीं आ रही थी। पिछले 3 सालों में अतुल 40 बार बेंगलोर से जौनपुर जा चुका था कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए, और कई बार उसकी फैमिली भी जा चुकी थी उधर। अतुल अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इन कोर्ट हियरिंग्स के लिए जाता था, लेकिन कभी जज नहीं होती थी तो कभी लॉयर्स की स्ट्राइक होती थी वहाँ, जिसकी वजह से अतुल का ऑल द वे बेंगलोर से जौनपुर ट्रैवल करना वेस्ट हो जाता था। जब अतुल ने निकिता से कहा कि इसे सेटल कर देते हैं हम लोग, तो निकिता ने उससे डायरेक्टली 1 करोड़ रुपए की मांग करी थी, जो आगे जाकर उसने 3 करोड़ कर दिए थे। एंड ऑब्वियसली अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे, तो लास्ट में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो कोर्ट हियरिंग में वापस जाता रहे। और इस पॉइंट पे क्योंकि अतुल एक आदमी है तो उसकी मदद करने के लिए कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा था। उसके केस का जो पेशेकार था, पेशेकार माधव, तो जब अतुल ने उससे मदद मांगी, माधव इस पेशेकार से मदद मांगी कि मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है, तो उसने कोशिश करी थी कि वो अतुल की डेट्स एक दूसरी डेट से बहुत ज़्यादा दूर रखे, ताकि उसे एक ही हफ्ते में या फिर एक ही महीने में ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े था। लेकिन ये पेशेकार जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा करप्ट था। एंड बाय द वे, कोर्ट हियरिंग डेट्स जो ये होती हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू कोर्ट, और कभी तुम लोग गए हो या फिर कभी तुम्हारे परिवार वाले गए हो। वैसे तो आई विल होप कि नहीं गए हो, लेकिन इट इज अ वेरी हैक्टिक थिंग, ठीक है। यू डोंट जस्ट गो टू कोर्ट एंड गो टू द हियरिंग। उससे पहले तुम्हें 100 लोगों से बात करनी पड़ती है, 100 लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। 100 लोगों से तुम्हें चीज़ें मनवानी पड़ती है, तब जाके तुम्हारी हियरिंग की भी बारी आती है। मैं तुम्हें ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि एक तो अतुल को ट्रैवल करना पड़ा था वहाँ पे बार बार, ऊपर से उन्हें इन लोगों को झेलना पड़ा था हु आर ऑलरेडी वेरी करप्ट एंड दे जस्ट वांटेड हिज मनी। तो ये पेशेकार वो 50 से लेकर 1000 रुपए तक की घूस खाता था 2 हियरिंग के बीच का टाइम पीरियड ज़्यादा रखने के लिए। इतना ही नहीं, अतुल के केस की जो जज थी, जज रीता, मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा रखने के लिए, मतलब जानबूझ के उसे परेशान किया जा रहा था जिस बिकॉज उसको बार बार ट्रैवल करना पड़े, वो और हैरेस हो, मतलब उसको और टॉर्चर करने के लिए कर रहे थे। ऐसा भी होता है, हियरिंग की डेट्स भी ये लोग फाइनल करते हैं, वो भी बेस्ड ऑन द करप्शन। कौशिक वो भी करप्ट निकली थी। रीता कौशिक ने अतुल से 5 लाख रुपए मांगे थे इस केस को सेटल करने के लिए। नाउ इस केस में
उसकी बीवी उससे पैसे मांग रही थी, जो ये पेशेकार था वो उससे पैसे मांग रहा था, आसपास के लोग उससे पैसे मांग रहे थे और अब तो जज भी उससे पैसे मांग रही थी। एंड द सिचुएशन वाज सो बैड कि एक बार जब कोर्ट हेयरिंग में अतुल ने इन जज से बोला कि निकिता ने, मेरी बीवी ने मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, तो रीता जो ये जज थी, इन्होंने अतुल से कहा कि तो क्या हो गया, वो तो तुम्हारी बीवी है, इतना तो चलता है। तो जज का कहना था जज ने बोला ये कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दी तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है। वो बीवी है। होता है यार, मतलब इट इज़ नॉट न्यूज़ टू मी ऑल्सो, सुना है ऐसा, मतलब होता है। बट इस वजह से ना जो जेन्युइन केसेस होते हैं ना, जो लड़कियां या फिर जिन लेडीज़ के साथ ऐसा होता है ना, जज ही ऐसा बोल रही है तो भाई किसको क्या ही विश्वास रहेगा, सिस्टम पे क्या विश्वास रहेगा भाई। तुम्हारी ऐसा ही होता है यहाँ। अतुल शॉक में था ये सब कुछ सुनकर कि ये सब एक जज बोल रही है। इस शॉक में उसने जज से कहा कि हर साल ऐसे फॉल्स केसेस की वजह से न जाने कितने पति अपनी जान ले लेते हैं। जैसे ही अतुल ने ये कहा, अतुल की वाइफ निकिता ने उससे कहा कि तुम भी अपनी जान क्यों नहीं ले लेते हो फिर। एंड यू नो व्हाट्स इवन मोर डिस्गस्टिंग देन हर कमेंट, रीता कौशिक का इस स्टेटमेंट पर हंसना। जज रीता ने निकिता को कोर्ट रूम से बाहर भेजा और अतुल से तब कहा कि उसे पता है कि ये केस फॉल्स है और ऐसा ही होता है यहाँ। अगर अतुल चाहे कि ये केस सेटल हो जाए तो उसे रीता कौशिक को 5 लाख रुपए देने होंगे। I mean, कोई भी अतुल की जगह क्या ही बोलो यार, होता है करप्शन यार इतना। लेकिन ना ये सब में यही होता है मैक्सिमम टाइम्स कि जब दो लोगों के बीच में ऐसे झगड़े होते हैं ना इस टाइप के, तो कोई तीसरा बंदा या और भी लोग जो बीच में आ रहे होते हैं ना, जो सब कुछ सेटल कराते हैं, वही लोग अपना मतलब घूस खाते हैं ना, अपना फ़ायदा निकालते हैं। कितना ज़्यादा बेचारा वो बंदा अपने आप को टारगेटेड फील कर रहा होगा, उसको बिल्कुल लग रहा होगा यार सारे ही पीछे पड़े हुए हैं एंड सब लग चुके हैं। बहुत बुरा सिचुएशन था यार उसका। तो वो ये सब देखकर ऑब्वियसली अंदर से टूट जाता है। एक तरफ उसकी बीवी थी जो उसके ऊपर एक के बाद एक गलत केसेस डाल रही थी, और ना ही बस उसके ऊपर, उसके मेरे को लगता है ना कि वो जो लेडी थी ना, उसको अपने बच्चे से भी कोई मतलब नहीं होगा। जस्ट बिकॉज उसके पति को बच्चे से मतलब था, उसने अपने पास रख लिया एंड ऑफ कोर्स अब मांगेगी पैसे कि मेरे को उसके भरण पोषण के लिए पैसे चाहिए। परिवार के ऊपर भी, और दूसरी तरफ कानून था जो अतुल की मदद करने की बजाय उससे रिश्वत मांग रहा था। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि निकिता की फैमिली को सिर्फ पैसों से लगाव था और पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते थे। तुम लोग सोच रहे होंगे कि सीधा जब ये बंदी ऐसे बोल रही है, पता नहीं यार लोगों को इतना भी एक इंसानियत, प्यार नहीं है बस एक इंसानियत नाम की चीज़ है, बट सीधा बोल रही है तुम भी मर जाओ। किस हद तक गिर सकते हैं ये लोग। इस बात का प्रूफ है एक चीज जो अतुल के साथ हुई थी कोर्ट में ही। निशा, दैट इज निकिताज मॉम, उसने अतुल को एक दिन कोर्ट में ऐसा कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारे मरने की न्यूज मिलने वाली है। जब अतुल ने इसका जवाब ये कहकर दिया, एक सेकेंड, उस दिन जज को करोगे बोले थे तुम? अच्छा जी, अब ये लोग को उसकी जान से भी प्रॉब्लम है कि भाई बंदा जी क्यों रहा है, कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। तो निशा कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली हमें पैसे देगी। वैसे भी वेट मैं रीड कर लेती हूँ। तब भी चलेगी, अनिशा कहती है स्माइल करते हुए, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा, पति के मरने पे सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी ज़िंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। भी पति और उसके परिवार की प्रॉपर्टी पर बीवी का भी तो हक होता है। दिस इज लिटरली डिस्गस्टिंग। और ये चीज़ मैं बना नहीं रहा हूँ, तुम लोग ये फोटोज देख सकते हो। अतुल इस पॉइंट पे, जैसे कि तुमने अभी पिछली वाली फोटोज में भी देखा होगा, ही हैज टाइप्ड एवरीथिंग आउट। अतुल इस पॉइंट पे पूरा का पूरा हार चुका था। उसे तो होप थी, हमारा सिस्टम, हमारा लॉ, वो लोग भी उसे अब काइंड ऑफ कर रहे थे। उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया, मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जज रीता कौशिक, ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया और निकिता के अंकल सुशील सिंघानिया। पहली बात तो ये सभी लोग अतुल को हरास करा करते थे, और अब
ये अतुल को अपने बेटे से मिलने भी नहीं दे रहे थे। मैंने And बोला ना अतुल को मैंने बोला ना वो लेडी को अपने बेटे से कोई मतलब नहीं है, बस उसको अपने पति को दुख देना है। तो जस्ट बिकॉज उसको दुख देना है वो उससे दूर करेगी, या पैसे लेने की एक ऐंठने की तरीका है। अगेन आई एम सेइंग ये हमेशा सब पे लागू नहीं होता है अगर लोग कहते हैं, बट इन केसेस के वजह से ना विश्वास कम होता है। ऑफ कोर्स लोगों को लगता है, या जो जेन्युइन जो केसेस होती है ना, ये जो भी चीज़ें बनाई गई हैं जो लड़कियों के सेफगार्ड के लिए बनाई गई है, जिनको जेन्युइन हेल्प चाहिए, फिर उनको भी धीरे धीरे लोग विश्वास नहीं करेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि नहीं भाई झूठी बोल रही है लड़कियां ना, यार गलत ही केस किया होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। इन कुछ गिनी चुनी तो नहीं कह सकते, बट शायद ज़्यादा ही है इनकी संख्या, बट बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है ये। प्रॉब्लम्स का कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके बूढ़े माँ बाप को भी परेशान किया जा रहा था यहाँ इन 5 लोगों से। एंड इतने सालों से ये सब कुछ होने के बाद अतुल को अब इस पॉइंट पे लग रहा था कि इस सब चीज़ों की फसाद की वजह सिर्फ वो ही है, उसका पैसा ही है। अतुल को ऐसा लग रहा था कि अगर वो ही जिंदा नहीं रहेगा तो इन लोगों के पास कोई वजह नहीं होगी उसके परिवार को परेशान करने की, या फिर उसके बूढ़े माँ बाप को परेशान करने की, उनसे पैसे मांगने की। एंड विद अ हैवी हार्ट आई हैव टू से दिस थिंग, अतुल सुभाष एक 34 साल का इंजीनियर 8 दिसंबर को उसने इन सब के चलते हुए अपनी जान ले ली थी। हम इस चीज़ को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, बट रियल में अगर देखा जाए तो उसके पास सही में कोई चॉइस उनके पास नहीं बची हुई थी। एक इंसान क्यों जीता है? अपनी फैमिली के लिए जीता है। अब उसकी फैमिली ही नहीं रही, बीवी अलग परेशान कर रही है हर जगह से, मतलब वो पैसे कमा रहा है और दे भी उसे ही रहा है, भरना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती भरना पड़ रहा है, सब देना पड़ रहा है उसे। और मैंने तो एक जगह कहाँ देखा था कि उसे कितना 80,000 रुपये मांग रही थी पर मंथ, हैं बेटे को पालने के लिए 80,000 रुपये, और कोर्ट अलाउ भी कर रहा है। वाओ। Everyone failed him, his friends failed him, his wife failed him, our law failed him, लेकिन वो इतने ज़्यादा आसानी से अपने हरास को जाने नहीं देने वाला था। 8 दिसंबर को उसने एक 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने बड़े कामली अपने हरासमेंट की स्टोरी बताई थी। एक 24 पेज का लेटर लिखा था जिसमें देखो वीडियो से ही पता चल रहा है ही वॉज अ रियली स्ट्रॉन्ग मैन। जितनी भी डिटेल्स पेजेस में पूरा करके फिल करके वीडियोस बना के अगर इतना बंदा कर रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है करने वाला बंदा हमेशा ऐसा लगता है कि वीक होगा या उसमें गट्स नहीं होंगे चीज़ों को झेलने की, या ऐसा कुछ तो कर लिया। उसने अपने सारे एविडेंसेस अटैच किए थे जस्ट टू बैक हिज स्टेटमेंट। सारे उन लोगों के नाम लिए थे जिनकी वजह से वो ये कदम उठाने वाला था, और उसने रात के 1 बजे अपने भाई को ईमेल किया और अपना ये वीडियो और अपना नोट एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था ताकि ये कभी भी डिलीट ना हो। अगले दिन 9 दिसंबर को पुलिस को अतुल के घर उसकी लाश मिली थी। उसके चेस्ट पर एक वाइट पेपर था जिस पर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू। पूरे इंडिया में अतुल का ये वीडियो वायरल हो गया था क्योंकि पूरे देश में ऐसे कई सारे मर्द थे जो इस सेम सिचुएशन से गुजर रहे थे। एज ऑफ टुडे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 दिसंबर को 2024, शाम के भी बज रहे हैं 7। आज के दिन तक निशा और अनुराग दोनों ही गायब हैं। वो थर्सडे को अपने जौनपुर वाले घर से भागते हुए दिखाई दिए थे। निकिता 9 दिसंबर से अपने ऑफिस नहीं गई। अब बोले ना कि मैं तो इंतजार कर रही थी तुम्हारे मरने का, अब बोले ना खुद ही भाग गई ना, होगा ही इनका, पकड़े जाएंगे, बट क्या होगा आगे इनका नहीं पता। जैसे भी आरजेकर वाला आया था उस टाइम पर, तो मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि आरजेकर में जो भी बात चली थी जिस वजह से फिर चल रहा था, तो कहा जा रहा था कि सारे लड़के ऐसे नहीं होते, तो उसी प्रकार अभी मैं इसमें भी कहना चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ वैसी नहीं होती। मैं अगर खुद लड़का होती ना, मेरे को खुद लगता कि यार ऑफ कोर्स है ये, बट वो ना सेफ्टी के लिए बनाया गया है। क्योंकि ऐसे होते हैं बहुत, मैंने ये भी देखे हैं कि बहुत ऐसी लेडीज़ होती है जिनको बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके साथ, या फिर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो दे हैव दिस राइट जो कि वो यूज़ कर सकती है अपने लिए। बट ऐसी कुछ लेडीज़ भी होती हैं जो कि मतलब किसी की नहीं होती। ये लोग किसी की नहीं होती है, ये किसी की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इनके बच्चे की है? ये किसी की नहीं है। उनकी मम्मी भी खुद इसकी है क्या? मम्मी ने क्या किया? उसकी मम्मी ने क्या किया? उसका तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई ना, बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हुई। ऑफ कोर्स क्या हुआ, उसकी क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है? एंड वो भी गायब है। जज रीता कौशिक बड़े कन्वीनियंटली छुट्टी पर हैं इस समय। इसी बीच अतुल के माता पिता और भाई हर कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेटे और भाई को जस्टिस दिला सकें। वो अपने बेटे को खो चुके हैं, एक ऐसा बेटा जिसे उन्होंने बड़े नाजों से पाला था। मेरे को तो ना सबसे ज़्यादा बुरा उस बच्चे के लिए लग रहा है।
वो बच्चा तो कुछ जानता नहीं है, उसकी क्या गलती, वो तो ज़िंदगी दुनिया में आ चुका है ना। कितना बेचारा कितना ही का ही होगा, 19 में तो इनकी शादी हुई है, इनकी 3-4 साल का बच्चा होगा इनका। भाई उसकी क्या गलती थी? उसके पापा ने उसकी मम्मी की वजह से सुसाइड कर लिया और उसकी मम्मी उसी गुनाह की वजह से उसकी मम्मी और नानी जेल में होगी, मामा। तुम सोचो यार कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक होगा उसके लिए ये। आई एम रियली मच थैंकफुल SRP को भी ये चीज़ बहुत अच्छी की है SRP ने, एंड बाकी जो भी बता रहे हैं कि उन्होंने बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, बिकॉज उसके लिए ऐसे आगे ज़िंदगी टफ होगी यार, बहुत टफ होगी। एक ऐसा बेटा जो कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन अफसोस उसी बेटे को इतनी तकलीफ। उसकी बस एक ही चाहत थी ना उसके पापा की, तो एक ही चाहत थी कि फैमिली रहे, बच्चा उसकी बीवी सब अच्छे से रहे, बस यही थी उसकी, मतलब उसकी ख्वाहिश बस इतनी से थी दी गई थी। और वो ये चीज़ बिल्कुल भी अब सहन नहीं कर सकते हैं। और इस केस में एक चीज़ तो ठीक हुई है, बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया को उनकी मॉम और भाई के साथ सुभाष अतुल की मौत के केस में सीधा अरेस्ट कर लिया है। दे कैन गेट आउट ऑन द बेल, पर अभी इस बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। अतुल का जो नोट था, आई वोंट टॉक अबाउट दिस वीडियो, लेकिन अतुल का जो नोट छोड़ा है उसने 24 पेजेस के, व्हेन यू रीड द थिंग इट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। तुम लोगों ने भी थोड़ा बहुत फील कर ही लिया होगा इस वीडियो के थ्रू भी, या फिर अगर तुम लोगों ने पढ़ा है वो नोट तो तुम लोगों ने फील करा होगा कि वो कितना ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। ही वॉज एक्चुअली बैक्ड इन टू अ कॉर्नर बाय दीज पीपल। उसने अपने बेटे के साथ, जो उसका बेटा था व्योम, उसके साथ ज़्यादा टाइम तो नहीं बिताया था, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और वो ये चाहता है, उसकी इच्छा है ये कि उसके पेरेंट्स व्योम को बड़ा करे ताकि वो उसमें कोई तो वैल्यूज़ डाल सकें, उसे अच्छे संस्कार दे सकें, और वो ये नहीं चाहता कि उसकी बीवी उसके बेटे को बड़ा करे। अतुल की आखिरी इच्छाओं में से एक इच्छा ये है कि उसकी अस्थियां तब तक नहीं बहानी चाहिए या फिर तब तक नहीं बहनी चाहिए जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। और अगर उसे इंसाफ नहीं मिले तो वो चाहता है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिले तो उसकी अस्थियों को कोर्ट के पास में गटर है वहाँ पे, तो उस कोर्ट के पास में जहाँ वो जाया करता था वहाँ पे बहा दिया जाए, ताकि सब लोगों को समझ आ जाए कि हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारा लॉ फेल हो चुका है। इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट ये जज और मेरे बाकी के अफसर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। रिसेंटली ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड पर केस कर देती हैं, वाइफ्स अपने बॉयफ्रेंड पर केस कर देती हैं, बहुत सारे जो एल्डरली कपल है वो लोग भी, उनमें लड़कियां लड़कों पर केस कर देती हैं। एंड इसमें होता क्या है कि 100% तो नहीं बोलूँगा मैं, 99.9%, 1% वो कीटाणु होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन 99.9% लड़कों पर ये केस फाइल हो जाते हैं और लड़कियां ये केस जी जाती हैं, इवन दो लड़कों की कोई गलती नहीं होती है। इस चीज़ को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टम में ही फ्लॉ है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग ये भी बोलेंगे कि ज़्यादा टाइम पे लड़कियां सही भी होती हैं, तो इसीलिए लड़कियों को ट्रस्ट करना ईजी होता है। और इसी वजह से, सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां इस हमारे सिस्टम का, हमारे लॉ का फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि एक लड़के की आवाज़ दबी जाती है। चाहे तुम कुछ भी करो, लड़के ना रो सकते हैं, ना लड़के अपनी बातें बता सकते हैं, और लड़कों को तो आवाज़ उठाने का मौका भी नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ आवाज़ दबाना ही सिखाया जाता है अब। लेकिन एक गलत फैसला एक इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर देता है, लोग ये चीज़ समझते नहीं है, आई थिंक सो। बट या इसी के साथ अतुल का केस अभी यहीं पे हॉल्ट पे है। अगेन आज 14 तारीख है, एंड अगर आप लोग ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो प्लीज़ चेक द पिन्ड कमेंट, क्योंकि मैं उसमें तुम लोगों को बता दूंगा, या फिर चेक माय कम्युनिटी पोस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पे चेक करते रहना, क्योंकि मैं तुम्हें अपडेट देता रहूँगा कि क्या हुआ इस केस में। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग, जो ऐसे मतलब ये कई सालों से चला रहा है कि लड़के रो नहीं सकते। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। मुझे सही में ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है कि लड़के रो नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग होना अलग बात है, अगर कोई, सबके फेजेस होता है ना, सो दे आर ऑल्सो अलाउड टू क्राई। ये मतलब बहुत बुरी चीज़ है। एंड यू नो इसका एक ये भी है कि इस वजह से जो मैक्सिमम जो भी हार्ट अटैक्स आते हैं ना, जो भी हार्ट अटैक्स आते हैं वो सिर्फ ज़्यादातर मेंस को आते हैं। क्यों आते हैं? गलत है यार। अपने पापा को, अपने भाई को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पति को, अपने बेटे को कहो इट इज़ ओके टू क्राई यार। पता नहीं क्यों ऐसा है हर चीज़ में, ये बहुत गलत चीज़ है। दैट इज़ रियली अनफेयर। वो रोएंगे नहीं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, फिर उन्हें बोला जाएगा यू आर वेरी इनसेंसिटिव यार। ऐसा थोड़ी होता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है एंड बुरा है। और कोई इंसान जब मर जाता है तो ही लोग उसकी बातें क्यों करते हैं?
जब तक बेचारा ज़िंदा था तब तक कोशिश कर रहा था लड़ने की, बट अब मर गया है इंसान तो अब सब विश्वास करे कि नहीं भाई वो सही है। ये भी बहुत गलत है। बट अगेन आई विल से सारी लड़कियां वैसे नहीं होती, जैसे सारे लड़के वैसे नहीं होते, वैसे ही सारी लड़कियां वैसे नहीं होती। बट ऑफ कोर्स ये एक डर बना देता है, जैसे कि लड़कियां डरती हैं लड़कों से अगर उनके साथ कुछ होता है, या फिर तो लड़के भी वैसे ही डरते हैं जब ऐसे कुछ सुनते हैं या ऐसे लड़कियां कर रही हैं ऑफ कोर्स। सो आप बताइए आपकी क्या राय है इसके ऊपर। बहुत बुरा हुआ और आई होप जस्टिस मिले एटलीस्ट इस बार।